नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमन आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा हम सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा में हम बेसिक स्तर पर जानेंगे कि किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा किस आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, होता क्या है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इस आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा का हम एक टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये दो प्रकार के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। अब सर्वप्रथम हम बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो होती क्या है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। जिसमें बताया कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया है, ठीक। जो शिक्षा रहती है वह शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक का तात्पर्य ये है कि आप जो भी गतिविधियाँ करवाएंगे, जो भी अध्यापन करवाएंगे, वो आपको बालक को ध्यान में रखकर करना रहेगा, ठीक। इस प्रकार से शिक्षा का केंद्र बिंदु कहा गया है। इसके अलावा हम देखें तो जॉन डेवी की विचारधारा जो है, उन्होंने ये बताया है कि जो बालक जो रहता है उसका सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। अब सर्वांगीण विकास की बात कही गई है तो हम इसको समझेंगे, जिसमें शारीरिक आता है, फिर आता है मानसिक आता है, फिर संवेगात्मक आता है, ठीक। इस प्रकार से अलग अलग भागों में बटाए गए। अब जो जॉन डेवी थे वह यूएसए के निवासी थे, ठीक, अमेरिका के निवासी थे। जॉन डेवी ने बताया है कि जो बालक रहता है, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिसमें उसका शारीरिक रूप, मानसिक रूप और संवेगात्मक रूप, ये तीनों कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा में बालक को सर्वांगीण विकास के आधार पर किया गया है, और जबकि शिक्षा का केंद्र बिंदु जो रहता है वो जॉन डेवी के आधार पर शिक्षा का जो केंद्र बिंदु वो बालक को केंद्र मानकर कहा गया है। इसके अलावा बाल केंद्रित जो शिक्षा रहती है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या हुआ है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक रहता है, ठीक। अभी हमने समझा शिक्षा का जो केंद्र बिंदु रहता है वह बालक रहता है शिक्षा का केंद्र बिंदु में, बाल केंद्रित शिक्षा में। अब यहाँ पर बताया है कि व्यक्तिगत शिक्षण, अगर आप कहीं भी कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देंगे कि एक बालक जो रहता है, जैसे कि मान लीजिए 25 बालक है एक कक्षा में, और 25 बालक को आप व्यक्तिगत रूप से सभी को अलग अलग देखेंगे कि व्यक्तिगत शिक्षण में किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत निरीक्षण करना, आप अगर एक क्लास को पढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद में उनका होमवर्क, गृह कार्य चेक कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो जो कठिनाई होती है वो कठिनाई इस माध्यम से दूर कर सकते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा जो रहती है, बाल केंद्रित शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर आधारित रहती है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित रहती है। आप जो भी शिक्षा देंगे बाल केंद्रित शिक्षा में, वह बालकों के मस्तिष्क या मानसिक विकास के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर रहती है। अब इसके अलावा हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य में बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का चहुमुखी विकास होता है, ठीक। अब इसका चहुमुखी विकास मतलब सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिसमें हमने बताया शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इस प्रकार से ये बताया गया है। अब हस्तपरक गतिविधि रहती है। हस्तपरक गतिविधि का तात्पर्य ये है कि आप बच्चों से शारीरिक रूप से भी कोई खेलकूद करवाते हैं या कोई कार्य ऐसे करवाते हैं जिससे बच्चा मस्तिष्क, शारीरिक और संवेग के आधार पर तीनों रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हस्तपरक गतिविधियाँ भी होती है। अब आगे हम इसके अलावा बात करते हैं, तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि जॉन डेवी ने इस विचार के आधार पर बालक और शिक्षक और पाठ्यक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इसके अलावा हम देखें तो जो शिक्षक रहता है उस शिक्षक को स्वतंत्र चर बताया गया है, ठीक है, स्वतंत्र चर बताया गया है। बालक को यहाँ पर बताया गया है आश्रित चर, और आश्रित चर के अलावा यहाँ पाठ्यक्रम को बताया गया है मध्यस्थ स्वर। अब इसमें जो प्रश्न ऐसा आ जाते हैं कि बालक को कौन सा चर बताया गया है जिसमें आश्रित
स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर। तो आप इस प्रकार से करते हैं कि अगर एक बालक अगर अबोध रहता है और कुछ भी उसको पता नहीं रहता है, कुछ भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है और डायरेक्ट सर्वप्रथम विद्यालय में प्रवेश करता है, तो बालक शिक्षक पर आश्रित रहता है, ठीक, क्योंकि शिक्षक जो बताएगा वही वह समझ पाएगा। तो वो बालक को हम आश्रित या फिर एक प्रकार से निर्भर मान सकते हैं। अब जो शिक्षक रहता है, शिक्षक स्वतंत्र चर रहता है, उसका स्वतंत्र चर का मतलब एक जो भी शिक्षा देनी रहती है उसमें वह खुद में एक संपूर्ण रहता है, जिसमें स्वतंत्र रहता है। अब पाठ्यक्रम जो रहता है वो मध्यस्थ चर में आता है, मध्यस्थ चर में आता है जिसमें जो पाठ्यक्रम रहता है वो पाठ्यक्रम बालक को भी सहायता करता है और शिक्षक को भी सहायता करता है, इसलिए दोनों बीच में रहता है पाठ्यक्रम। इसके अलावा एक उदाहरण दिया गया है, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा जो रहती है, बाल केंद्रित शिक्षा में बताया गया है कि एक जो शिक्षक रहता है वह शिक्षक अगर बच्चों को उनके नामों से संबोधन करता है तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक विशेष प्रकार का विकास होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण है कि बच्चों को अगर नाम से बुलाएंगे तो इस प्रकार से वह सीख सकता है। अब यहाँ पर इसके अलावा हम देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जो एजुकेशन है, ठीक, शिक्षा, जो शिक्षा रहती है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक, शिक्षा जो रहती है उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। शिक्षा जो रहती है उसको हम एजुकेशन कहते हैं। अब एजुकेशन जो रहता है लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसका जो एडुकेटर इस प्रकार से बताया गया है लैटिन भाषा का, जिसमें ई का मतलब होता है अंदर और ड्यू का मतलब होता है बाहर। इस प्रकार से शिक्षा का बताया गया है कि अंदर और बाहर का जो विकास रहता है, जो भी समझने का आधार रहता है, उसको हम शिक्षा कहते हैं, ठीक। अब इसका शिक्षा का हिंदी अगर हम देखेंगे तो सीखना या सिखाना, ठीक। कोई भी व्यक्ति रहता है वह कुछ सीखता है और सीखने के बाद में सिखाता है, तो शिक्षा का जो तात्पर्य रहता है उसमें सीखना भी रहता है और सिखाना भी रहता है। अब हम अगले पेज पे देखेंगे। अगले पेज पर बाल केंद्रित जो शिक्षा रहती है उसकी विशेषता बताई गई है कि जो विशेषता रहती है वे किस प्रकार से रहती है। सबसे पहले यहाँ पर मनोविज्ञान बताया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा रहती है वो मनोविज्ञान, जो बच्चों का मस्तिष्क रहता है, मानसिक विकास रहता है, उस आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ बताई है कि बाल केंद्रित शिक्षा रहती है उसमें भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ रहती है, जैसे कि गणित शिक्षण में या पर्यावरण शिक्षण में या फिर हिंदी शिक्षण में या फिर बहुत सारे ऐसे जो विषय रहते हैं जिसमें शिक्षण विधियाँ रहती है, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधियाँ होना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम रहता है वह किस तरीके से होना चाहिए, ये आगे हम देखेंगे पाठ्यक्रम का स्वरूप में। इसके अलावा अनुशासन और व्यवस्था बताया है कि जो एक विद्यालय रहता है, एक कक्षा रहती है, उसमें अनुशासन किस प्रकार रहता है। अगर अनुशासन या व्यवस्था अगर यह सरल तरीके से रहती है तो बच्चा सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से अपना अध्यापन जारी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कठोरता अगर दिखाई जाती है विद्यालय द्वारा तो बच्चा असहज महसूस करता है और डर कर अध्यापन करता है, जिससे कि बहुत सारी कमियां कठिनाई होती है। इसके अलावा मूल्यांकन और परिरक्षण बताया गया है कि जो मूल्यांकन रहता है तो बाल केंद्रित शिक्षा CCE पर बल देती है, ठीक। जो बाल केंद्रित शिक्षा रहती है वह CCE पर बल देती है। CCE का फुल फॉर्म क्या है कि CCE सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक, इस पर बल देती है वह। अब बात कही जाए कि ये किस प्रकार से आधारित है। सतत मतलब जब बच्चा प्रवेश लेता है, प्रवेश लेने के साथ साथ उसका जो मूल्यांकन रहता है वह निरंतर जारी रहता है। इसके अलावा व्यापक मतलब सर्वांगीण विकास, जिसमें सभी प्रकार का आता है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, है ना।
इस प्रकार से व्यापक जो रहता है सर्वगण विकास होता है। मूल्यांकन जो आप मूल्यांकन करते हुआ इस आधार पर सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल रहती है। अब अगला हम पाठ्यक्रम जो रहता है, पाठ्यक्रम का जो स्वरूप रहता है एक पाठ्यक्रम रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 8वीं क्लास के बच्चे की हम बात करें, 5वीं की बात कर लेते हैं हम कि एक 5th क्लास का बच्चा है, उसके लिए पाठ्यक्रम किस आधार पर यहाँ पर उसका स्वरूप कैसा रहना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो पूर्व ज्ञान पर आधारित रहना चाहिए कि जो बच्चे रहते हैं, जैसे मान लें 5th की बात कर रहता है, 4th जो रहता है, 4th का जो पाठ्यक्रम रहता है उस पर पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम कैसा रहना चाहिए, पाठ्यक्रम का जो विस्तार रहता है, ठीक है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का रहना चाहिए। तो पाठ्यक्रम एक प्रकार से लचीला रहना चाहिए, ठीक। लचीला इसलिए कि बच्चे के अनुसार अगर लचीला रहेगा तो बच्चे को समझ में भी आएगा, बच्चा उसको जान भी सकता है और समझ भी सकता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। वातावरण उसका व्यवस्थित और स्वच्छ होना चाहिए, पाठ्यक्रम का समझ में आना चाहिए बच्चों को। जीवन उपयोगी मतलब जैसे कि मान लो आप 5th तक के बच्चों को अगर पढ़ा रहे तो व्यवहारिक शिक्षा रहती है या सामाजिक शिक्षा रहती है। इस आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसके अलावा रुचि जो बताइए कि जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें बच्चों को रुचि के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ शैक्षिक उद्देश्य दिया गया है कि आपको जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण का बताया कि पर्यावरण का जो 50 की जो पर्यावरण है उसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जल है, भूमि है, पृथ्वी है ना। इस आधार पर उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक विकास जो रहता है, बच्चों का जो मानसिक विकास रहता है वो मानसिक विकास स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मंदबुद्धि जो बालक रहते हैं या फिर सामान्य रहते हैं या प्रतिभाशाली रहते हैं या फिर पिछड़ा रहते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये स्पष्ट होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता में भी और मानसिक विकास में भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस प्रकार के बच्चे किस आधार पर पाठ्यक्रम जो रहता है वो पढ़ने में महत्वपूर्ण हो या सहायतार्थ हो। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें राष्ट्रीय भावना स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। अब महत्व की बात करें तो जो महत्व है तो महत्व में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को बताया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा में सरलता होना चाहिए, बच्चों को समझ में आए, इस प्रकार से आप उसके सामने बताना स्पष्ट करें। और बच्चों को रुचि के आधार पर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। इसके अलावा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, जो बच्चे एक बालक रहता है उसको जो ज्ञानेंद्रिय रहती है जैसे कि आँख, कान, ठीक इस प्रकार की ज्ञानेंद्रिय रहती है, उसको प्रशिक्षण मिलता है। इसमें व्यवहारिक और सामाजिक जो उसका व्यवहार रहता है वह भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब अगले पेज पे हम देख रहे हैं सिद्धांत। यहाँ पर 9 प्रकार के सिद्धांत बताए बाल केंद्रित शिक्षा में कि एक बाल केंद्रित शिक्षा रहती है वह सिद्धांत में किस प्रकार पर हम उसको सफल बना सकते हैं। यहाँ पर पहला बताया कि प्रेरणा स्रोत का सिद्धांत। अगर आप बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी जो प्रेरणा के स्रोत रहते हैं सामाजिक रूप से, जैसे कि मान लें भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है या महात्मा गांधी है, इस प्रकार से जो भी रहते हैं उनको हम प्रेरणा के स्रोत के आधार पर हम बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्यक्तिगत अभिरुचि बताया कि व्यक्तिगत अभिरुचि इस प्रकार से बताया कि जो बालक रहते हैं बालक के रुचि के अनुसार, ठीक रुचि के अनुसार आप उनको पढ़ा सकते हैं तो बच्चे ज़्यादा तरीके से समझेंगे। लोकतांत्रिक का तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक के सिद्धांत में आप जो बच्चे रहते हैं उनको बिना किसी जात पात, धर्म, किसी भी प्रकार के भेदभाव न करते हुए उनको अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। चयन करना बताया कि बच्चों को जो योग्यता के अनुसार हो, बुद्धि के अनुसार हो, उस आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। अब योग्यता जो रहती है वह योग्यता के आधार पर चयन कीजिएगा तो बच्चे जल्दी सीखना पसंद करेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता में बुद्धि के आधार पर आप बच्चों को समझकर बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्वांगीण विकास की बात है कि सर्वांगीण विकास में बालकों का संपूर्ण जो रहता है चौमुखी विकास, चारों का विकास,
उस आधार पर भी आप बता सकते हैं। इसके बाद में क्रियाशीलता बताइए कि बच्चे जब सीख रहे हैं तो उनका जो मस्तिष्क रहता है तो शारीरिक और संवेग के आधार पर मस्तिष्क भी मानसिक विकास में क्रियाशील रहना आवश्यक है। इसके अलावा विभाजन की बात की गई है। आप बच्चों को पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाते समय जो पाठ्यक्रम रहता है उसका आप छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, ठीक, बांट सकते हैं, जिससे बच्चे पढ़ने में सरल और लचीलापन आएगा। इसके अलावा शिक्षक की जो भूमिका रहती है वह एक मार्गदर्शक, ठीक है, एक जो शिक्षक रहता है बच्चों के बीच में मार्गदर्शक, और मार्गदर्शक के अलावा सहयोगी भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का ये टॉपिक था आज का बाल केंद्रीय शिक्षा का। बाल केंद्रीय शिक्षा में हमने देखा जो बालक रहता है उसको केंद्र बिंदु, ठीक है, ये बालक है, इस बालक को केंद्र बिंदु मानकर जो भी आप अध्यापन करवाएंगे तो ये बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अब इसको सर्वप्रथम जॉन डीवी ने बताया है, ठीक, जॉन डीवी ने बताया है, और ये यूएसए के निवासी थे। इसको प्रगतिशील शिक्षा के विचारधारक थे, ठीक। ये आपको मैं अंत में इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक। जॉन डीवी थे, वो यूएसए के थे और प्रगतिशील शिक्षा के विचारधारक थे, और इन्होंने बालक का सर्वांगीण विकास की बात की थी, ठीक। चारों तरफ से जो विकास होता है इस प्रकार से बात की थी। अब भारत की बात करें तो भारत में सन 1920 में, ठीक, भारत में 1920 में बिरजू भाई, है ना, कहाँ पर, गुजरात में एक प्राथमिक स्कूल, बाल मंदिर, है ना, बाल मंदिर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये बहुत सारे टेट एग्जाम में पूछा है ये प्रश्न। आप इसको अगर याद कैसे रखना है, आपको पता है कि जो बाल विकास रहता है वो कब आया था, 1930 में, और बाल केंद्रित शिक्षा कब आई थी, 1920 में। सिर्फ 10 साल का डिफरेंस है, या 30 या 20 है, ठीक, इस आधार पर कर सकते हो। अब यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आसपास की बात करें तो जो कोलकाता रहता है वो कोलकाता किस तरफ रहता है, तो कोलकाता रहता है इस हाथ पे, ना, ये मध्य प्रदेश इस हाथ पे रहता है कोलकाता। ये कोलकाता में आया, उसका जो अधिवेशन था, बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो कोलकाता में हुई थी। और भारत में कौन लाया था, भारत में बिरजू भाई लाए थे। कब लाए थे, गुजरात में लाए थे, ठीक। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो, बाल मंदिर प्राथमिक विद्यालय के आधार पर नाम बताएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था। अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जब वर्तमान आधुनिक समय चल रहा है, आधुनिक समय में जो बाल केंद्रीय शिक्षा रहती है उस पर किस बात का जोर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है आपको, ठीक है। देखिए पहला बताया कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, तो ये बात तो सही है ना। बाल केंद्रीय शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, तो मनोविज्ञान को समझते हैं हम। इसके अलावा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बात तो बालकों को ध्यान में रखकर हो रही है, परंतु यहाँ पर बालक को केवल तथ्यात्मक, ठीक है, आप तथ्य के आधार पर ज्ञान नहीं दे सकते हैं। कोई भी ज्ञान बालक को तथ्य के आधार पर ज्ञान नहीं दे सकते हैं, है ना। आपको मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, उसका जो मस्तिष्क रहता है, मानसिक विकास रहता है, उसको समझना पड़ेगा, उसकी समस्या को दूर करना पड़ेगा। इस आधार पर उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अब इसमें एक ट्रिक है कि जहाँ पर भी केवल शब्द आए वह आंसर गलत या सही हो सकता है, ठीक है। इस आधार पर पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न बताया कि शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना। कितना जो कथन कहा गया है, किसने कहा है ये कथन, एबी घास, थार्डाइक, जॉन डीवी और स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉन डीवी उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के उन्होंने विचारधारा बताई है जिसमें शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधित्व है,
तो जॉन डीवी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हुई है। अब हमने पाठ्यक्रम अच्छे से समझा है ना, तो पाठ्यक्रम अच्छे से समझा है तो हम इसमें बता सकते हैं कौन सा इसमें कथन सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणा, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांत का मनोविज्ञान ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, तो ये तो सही हो सकता है ना। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से यह आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है, ये भी सही है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधा को ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक। अगला है क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोविज्ञान आधार पर स्थापित हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। अब पाठ्यक्रम बनाना है आपको तो शिक्षा और समाज, ठीक, जो बालक रहता है वो और समाज का क्या आवश्यकता है या क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इस आधार पर भी बनाना पड़ता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणा और मूल्यों सीखने के आधार पर भी बनाना पड़ता है। परंतु पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की जो आवश्यकता होती है ना, विद्यालय में उपलब्ध सुविधा का ध्यान रखा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो गलत वाला ही हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्न में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ठीक है, आप बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ा रहे हो, है ना, तो आपको ऐसी कौन सी जो जानकारी रहना चाहिए वो अधिक आवश्यक है लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाना जाए। परिवार के बारे में जाना जाए, पर सबसे अधिक आवश्यक कौन सा है ये देखना है हमको। ठीक है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जानेगा, तो यहाँ पर केवल शब्द आ रहा है, सिर्फ बालक की रुचियाँ नहीं जानना है हमको, बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। शिक्षक, फिर तीसरा है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति से हमको कोई लेना देना नहीं है किसी भी बालक का। अब अगला है यहाँ पर कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है उनके यहाँ इसमें समावेश है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो डी वाला जो आंसर है वह सही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधार पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पता है आर्थिक स्तर पर, तो आर्थिक स्तर तो हमको पता जरूरी नहीं है। बालक की सामाजिक स्थिति पर, तो बालक की सामाजिक स्थिति पर भी एक चीज़ की बात नहीं कर सकते हम। फिर बालक की इच्छा और रुचि पर, तो यहाँ पर भी ये नहीं है, पर यह बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर बताया है। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बालक की जो मूल प्रवृत्ति रहती है, सीखने की जो क्षमता रहती है, प्रेरणा रहती है, संवेग कैसे रहते हैं, उस आधार पर आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के आज के हमारे क्वेश्चन थे। धन्यवाद।